चलिए ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल आप लोगों को पता था कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि, परिधि मतलब उसके चारों ओर का, ठीक है। ये क्या है, मान ले पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ये है भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको इक्वेटर कहते हैं, या आप जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेटर के क्या है, परिधि, परिधि आप लोग जानते हैं, जैसे कोई रिंग है ना, तो रिंग के चारों ओर के जो पूरा लंबाई है उसको परिधि, परिधि कहा जाता है, ठीक है, धन्य का, इसको सर्कमफरेंस कहा जाता है। तो परिधि जो क्या होता है, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के जो जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, इस परिधि के साथ साथ एक क्या होता है, व्यास या रेडियस से कहते हैं। तो पृथ्वी का जो रेडियस होता है, जिसको त्रिज्या कह सकते हैं, त्रिज्या, जो त्रिज्या होता है वो लगभग क्या होता है, 6,000 करीब करीब होता है, 6,000 किलोमीटर के करीब होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप, इससे क्या है कि आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। तो इसी को फॉर्मूला बेस में कर रखेंगे तो क्या है, 2 हो जाता है, और पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। अगर आपको मान ले याद भी नहीं होता तो आपको क्या है, आपको एक फॉर्मूला बेस बता दे रहा हूँ, और इससे क्या होता है आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर याद नहीं है ना तो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है आप उसको निकाल सकते हैं। अगर याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है, अगर याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखिएगा हल करेंगे तो लगभग लगभग कितना आता है, 4,000 किलोमीटर इसमें आता है। तो ये क्या होता है, इसका का भूमध्य रेखीय परिधि होता है। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं, यानी प्रशांत यानी जो पैसिफिक ओशन है उसमें है नहीं। देखिए आपको पता है कि जो करंट होता है, जो धारा होता है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, वार्म होते हैं, जिसको गर्म धारा कहा जाता है, और एक होता है कोल्ड, ठीक है। तो देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, और ये क्या था, ये समुद्र में बहती रहती है। तो कह रहे कि प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर को उसको पहचानने के लिए क्या है, आपको अगर थोड़ा सा मैप अगर आपको क्लियर है तो पहचान सकते हैं। इसके लिए एक मैप आप लोग ले लीजिएगा, एटलस का मैप ले लीजिएगा, क्योंकि जो क्यूरोसिबो है ना, ये जापान के करीब से बहती है, और जापान कहाँ में है, पैसिफिक ओशन पे है। कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए में है, ये भी कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के बगल में है। हम्बोल्ट है और एक है कनारी, ये दोनों आपको, अब देखिए 2 क्वेश्चन, 2 तो क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, इलिमिटेड विधि से भी क्या होता है, क्वेश्चन को किया जाता है कि क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ये तो कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता है उस विधि से भी सॉल्व को हल कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस विधि से क्या है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब लग गया ये दोनों, तो देखिएगा ये जो कनारी है ये क्या है, ये आपका है अफ्रीका में है, और अफ्रीका में होगा तो यहाँ पे कौन सा महासागर होगा, यहाँ पे अटलांटिक महासागर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कनारी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से एलिमेंटेड मेथड से भी क्या होता है, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक सवाल है, साप्टा दक्षिण एशिया एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन कब हुआ। देखिए जो साप्टा है ना, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने देश है, इसमें 8 देश है, कितने देश है, 8 देश है। कौन कौन से, श्रीलंका, भारत, मालदीव, उसके बाद भूटान, नेपाल, उसके बाद आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये 8 देश है, तो इनके संगठन को क्या है, साप्टा कहा था। इसको जो ट्रेड होता है इसको बढ़िया देने के लिए किया गया था, और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1895 किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, काठमांडू में है। काठमांडू की देश की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। तो यहाँ पे इसकी गठन किया गया था कि इन क्षेत्रों में ट्रेड को बढ़ाया जाए। कौन कौन से देश है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, इसमें है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, उसके बाद इंडिया तो हो ही गया है, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो देश है, तो 8 देश इसके सदस्य है। अब देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, निम्न में से कौन सा एक टाइम समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, यानी जो समय है उसका क्या है, प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो देखिएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा, यानी जो आइस
टीसी जोन होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरा बात है चंद्रमास यानी मून जो मंथ होता है उसके बाद है जो दिन होता है इसका। देखिए ये तीनों क्या है आपका नेचुरल क्या है, प्राकृतिक बोल रहा है। देखिए आपको मालूम होगा कि वर्षा जो गर्मी का सीजन होगा तो इस समय से आपको मालूम हो सकता है। उसके बाद जो चंद्रमा हो सकता है उसका भी मालूम हो सकता है कि अब चंद्र हुआ तो क्या समय हो सकता है। दिन है तो आप मालूम कर सकते हैं कि दिन में आपके वो जो शेडो है उससे दिन के टाइम मालूम कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना ये क्या है कृत्रिम ये मानव द्वारा बनाया गया है। यानी किसी जगह पे जो स्टैंडर्ड टाइम जैसे आपको पता था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है 82 हाफ जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसी से गुजरता है। तो ये देखिए इंसान द्वारा बनाया गया ना, इसको कौन सा नेचर ने बनाया है। तो इसको स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मानव द्वारा बनाया गया, इसको ऐसे आर्टिफिशियल टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी क्या है सब है तो मानक समाज जो स्टैंडर्ड टाइम है यही क्या है आर्टिफिशियल है। तो ये क्या प्राकृतिक इकाई नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये प्राकृतिक इकाई नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो इंसान द्वारा बनाया गया है और इंसान द्वारा जो बनाया जाता है उसी को क्या है आपका आर्टिफिशियल चीज कहा जाता है। और जो पहले से जो बने हुए हैं उन्हीं को क्या है आर्टिफिशियल नेचुरल कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है 19 है बादल परिणाम है। जो क्लाउड है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है। जो क्लाउड आप लोग देखते हैं आसमान पे या पहाड़ों में तो घर घर में पहुंच जाता है बादल, जो ऊंचाई जगह पे जो घर रहता है तो वो कह रहे हैं कि वेपोराइजेशन से होता है। उसके बाद कैटाबैटिक ह्रास दर से होता है, जो उसका डिप्रेशन होता है उसके रेट से होता है। उसके बाद बोले कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसके जो ह्रास होता है मतलब ह्रास मतलब कमी से होता है, या जो संघनन होता है उससे होता है। संघनन मतलब इसका मतलब कह सकते हैं आप इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। जैसे देखिएगा हर आप लोगों के जो फ्रीज होता है घर में तो फ्रीज में जो चीज लगे होते हैं ना उसको क्या है कंडेंसेशन कहा जाता है। वो कंडेंसेशन नहीं होता फ्रीज में कुछ चीज जमेगा नहीं। ठीक है, तो जमाने का होता है। तो देखिएगा जब आप बादल को देखते हैं ना तो बादल जब आपको आसमान में दिखा देता है, ठीक है, तो ये आसमान में दिखा देता है वो धुएं रूप में दिखा देता है। तो धुएं रूप में उसको क्या है बादल तो कह सकते हैं, बादल नहीं कहा जा सकता, वो क्या है बाष्प होता है, वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, बादल कब बनता है जब उसका संघनन होता है, संघनन मतलब कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तभी ये क्या जमता है या ठोस बनता जमता है, या इसको कह सकते हैं ठोस बनता है सॉलिड बनता है। और सॉलिड बनने के बाद ही क्या होता है ये बारिश के रूप में निकलती है। देखिएगा ये जो धुआं दिख रहा है ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, जब जैसे ऊपर जाता है और ऊपर जाके क्या होता है ये कंडेंस होता है, कंडेंस होकर क्या होता है जम जाता है। और क्या होता है जो ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होता है ये बादल के छोटे छोटे बूंद के रूप में नीचे गिरता रहता है, तभी ये बादल बनता है। ठीक है, उससे पहले तो क्या बना रहता है ये धुआं जैसे बनता है, वेपोराइजेशन जैसे होता है। तो ये किससे कब होता है जब कंडेंसेशन होता है। देखिए हर किसी के जो फ्रिज इस्तेमाल होता है उनके पीछे क्या होता है कंडेंसेशन लगा होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन के कारण क्या होता है फ्रिज में क्या कोई वस्तु क्या होता है सुरक्षित रहता है, उसमें टेम्परेचर को कम किया जाता है। कंडीशन इसमें भी होता है एसी में भी होता है। तो इसलिए देखिएगा जो फ्रिज होता है उसका अगर आपसे पूछा जाए कि उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है तो देखिएगा फ्रिज का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि इस डिग्री सेल्सियस में जानते हैं क्या होता है जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो एक्ट करना यानी कार्य करना बंद कर देता है, इसलिए भोजन क्या होता है सुरक्षित रहता है। फ्रिज में भोजन सुरक्षित क्यों रहता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री में होता है। इसलिए 4 डिग्री में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके वर्क करने का रेट क्या होता है कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है तो क्या होगा कम नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है भोजन सुरक्षित रहेगा। बाहर सुरक्षित क्यों नहीं है, बाहर क्या टेम्परेचर ज्यादा है और जानते हैं ये जितने भी इस तरह से जर्म होते हैं ना ये जहाँ जितना ज्यादा गर्मी होता है उतना ही वो जल्दी एक्ट करता है। ठीक है, इसलिए देखते हैं गर्मियों में क्या होता है बीमारी ज्यादा होता है और ठंडे में थोड़ा सा कम उससे कम होता है बीमारी। बीमारी तो होता है ऐसे नहीं है तो कम होता है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए जो डोडी ताल है ये क्या है उत्तरकाशी में एकदम सही है। बेनी ताल का है चमोली में एकदम सही है। बासुकी ताल का है रुद्रप्रयाग में ये भी सही है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है बल्कि रुद्रप्रयाग में। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देवरिया ताल कहाँ पे है टिहरी में ना होके रुद्रप्रयाग में है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। अब देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, तो आंसर क्या हो जाएगा टिहरी गढ़वाल जिले में।
टिहरी गढ़वा जिले में, और यही से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भिलंगा नदी क्या है आपका? भागीरथी नदी का क्या ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है, और यही पे क्या होता है? टिहरी में मिलती है। और टिहरी में जहाँ पे मिलती है उस प्रयाग का नाम क्या है? गणेश प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये मिलती है टिहरी में भागीरथी नदी के साथ, उस जगह को क्या कहता है? गणेश प्रयाग कहा जाता है। और इसी पे आजकल क्या है? टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी बांध क्या है? भिलंगना और जो भागीरथी नदी है उसके मिलन बिंदु पे बनाया गया। और जो खतलिंग ग्लेशियर है उससे क्या है आपका? भिलंगना नदी क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पूर्वी धौली गंगा। देखिए धौली गंगा दो है, एक है पश्चिमी वाला है। ठीक है, जो पश्चिमी वाला धौली गंगा ये अलकनंदा का सहायक नदी है। इसका है अलकनंदा का। ठीक है। और जो पूर्वी वाला है ये है काली नदी का। ठीक है, पूर्वी क्या है? पूर्वी साइड पे है, तो पूर्वी में है काली नदी का है। और पश्चिम धोला धौली गंगा अगर आए तो उसको लिखेगा अलकनंदा का सहायक नदी है। तो काली नदी क्या है? सब जानते हैं उत्तराखंड के सबसे पूर्वी भाग से बहती है। उत्तराखंड के सबसे क्या है? पूर्वी भाग से बहती है, और भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है। और इसी काली नदी को टनकपुर के बाद शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में ये मान्यता है कि काली नदी के पानी क्या है? अपवित्र होता है, किसी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। और काली नदी पे एक बहुत फेमस बांध बना हुआ है जिसको पंचेश्वर बांध कहा जाता है। कौन सा बांध है? पंचेश्वर बांध जिसे है, ये क्या है आपके? काली नदी पे, जो भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, सारे चीज याद रखिए। याद रखना आप लोगों का काम है, बार बार रिवीजन कीजिएगा तभी याद रहेगा। एक बार पढ़ दिया और वो मैं काम दे दूंगी तुझे बहुत सारा भी। ठीक है, देखिए याद करना आप लोगों का काम है। जैसे स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ लेता था, सब याद हो जाता। हम लोगों का तो संभव है नहीं, हम लोगों को रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से क्या होगा? याद तो होगा नहीं। इसलिए क्या होगा? इसका सबसे आसान तरीका है, आप किसी भी चीज को बार बार रिवीजन कीजिएगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही क्या होगा? आपको आएगा। अब देखिए करेंट का सवाल है उस समय का। देखिए बोला कि उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार जोड़ा गया था? ये है आपका राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरिद्वार से शुरू होता है और पौड़ी गढ़वाल और देहरादून की कुछ भाग इसमें आता है। पहले इसका नाम मोतीचूर वन अभयारण्य था इसका नाम। ठीक है, बाद में इसको कट कहते हैं राजाजी। राजाजी जानते हैं किसके नाम पे? एक बार सवाल पूछा कि ये राजाजी कौन थे? ये जानते हैं हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेता है जिसको क्या है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी बने थे। कौन थे? बता सकते हैं हम लोग? नहीं बता सकते तो हम बता दें। सी राजगोपालाचारी। एकदम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उनके नाम पे राजाजी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, मतलब रखा गया उनके नाम पे, बनाया तो नहीं, रखा गया है। ठीक है। और ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क में किसका कंजर्व किया था? इसमें मेनली बाघ और हाथी का, पहले तो हाथी का था, बाघ को भी इसमें डाल दिया गया। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये 1973 में भारत में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1973। और भारत में सबसे पहले कार्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से पार्क से? कार्बेट। और जानते हैं कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और ये क्या है? इसी में से सबसे पहले, और इसी को देखिए जो हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट लॉ बनाया गया था, यानी जो वन्य जीवी अधिनियम बनाया गया था, जिसको कह सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया था, उसी के अंतर्गत सबसे पहले क्या है? नेशनल कार्बेट पार्क को जोड़ा गया था। ठीक है। और नेशनल कार्बेट पार्क का पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। क्या नाम नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क था। बाद में जिम कार्बेट को याद करके, बहुत बड़े क्या था, शिकारी थे, उनको सम्मान देने के लिए क्या इनको बनाया गया था। और ये कहाँ है? नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। तो इसी क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। और इसी में 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, वो क्या था? इसी में शुरू किया गया था। ठीक है। और राजाजी में कब शुरू किया था? 2016 में शुरू किया गया। आप देखिएगा भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है।
देखिए दुनिया में इस समय लगभग 4000 टाइगर है, उसी में से क्या है लगभग 2900 टाइगर क्या है भारत में है। देखिए सबसे ज्यादा टाइगर क्या है भारत में, और सबसे ज्यादा अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा टाइगर है और उत्तराखंड में इसमें बाद में है। और जो एमपी है ना, एमपी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एमपी को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन एकदम याद कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं। तो एमपी को क्या कहा जाता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। लगभग 70% बाघ क्या है भारत में पाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और उत्तराखंड में क्या सेकंड नंबर पे ये है। तो टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ शुरू किया था, जिम कॉर्बेट में शुरू किया था, और 2016 में राजा जी नेशनल पार्क में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और आज जानता है नेशनल एनिमल भी है टाइगर। टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल भी टाइगर को माना जाता है, माना जाता है, है। तो ये हो गया। अब देखिएगा अगला सवाल क्या है, उस समय के करेंट का ही सवाल है, फिर भी हम देखते हैं। कलियासोन भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पे है, ये है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में हुआ था। उस समय करंट का सवाल था, तो उस समय के करंट के सवाल के हिसाब से ये हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये उस समय के करंट का सवाल रहा है, तो उसी के कारण ये हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। आप जानते हैं, और एक चीज आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो क्लेमिटी या जो डिजास्टर आता है वो क्या है, लैंडस्लाइड के कारण ही होता है, यानी भूस्खलन के कारण ही बनता है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह में पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा हमारा वेस्ट में कौन सा जिला है, देहरादून है, या देहरादून के बाद कौन सा है, उत्तरकाशी है। और सबसे ईस्ट में कौन सा है, पिथौरागढ़ में। सबसे पूर्व कौन सा जिला है, पिथौरागढ़ है। और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, देहरादून है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा, तो देखिएगा देहरादून में तो कोई नेशनल पार्क इसमें से दिखाई दे नहीं रहा है, तो क्या है, उत्तरकाशी का भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले लगा लीजिए केदारनाथ। उसके बाद एक केदारनाथ कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। नंदा देवी कहाँ पे है, चमोली में है। ठीक है, उसके बाद बिनसर कहाँ पे है, ये अल्मोड़ा में है। और अस्कोट कहाँ पे है, ये आपका पिथौरागढ़ में है। तो यही क्रम सबसे सही क्रम लग रहा है, जो क्रम दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, उसी में क्या है, यही सबसे सुटेबल लग रहा है। तो इसको जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन को आपको करवाना है, और हर क्वेश्चन से आपको सवाल जितने भी बन सकते हैं उतना बनाना है। और क्या है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई तो ये किस चीज का पेपर है, मतलब कौन से एग्जाम ये का पेपर है उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के ही पेपर है। सर? उत्तराखंड का जैसे किस चीज का सर? ये उत्तराखंड के पीसीएस का पेपर है। ये देखिए ओके। हाई लेवल का करवा रहा हूँ, अब हाई लेवल कर रहा हूँ, तो अगर ग्रुप सी का होगा तो ग्रुप सी इससे लो लेवल का आएगा तो समझ लीजिएगा। इसलिए ये हो रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो वास्तव में पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा चेक भी हो जाएगा। और आप लोगों से चर्चा भी होगा। देखिएगा पेपर हल करने से जब तो एक चीज होता है कि जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी क्या होता है, कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जी सर। ठीक है। तो देखिए अगला बोल रहा है, देखिएगा ये है दोआब और उससे संबंधित नदियां। देखिए आप लोग को बताया था या समझ में आपको बताता हूँ कि दोआब क्या होता है। दोआब होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या जाता है, दोआब कहते हैं। मैदान जो होता है उसको क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। यानी दो रिवर जा रहा है, उसके बीच में क्या है, जो लैंड होता है उसी को क्या कहता है, दोआब कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें आपको जो इंडस रिवर है, जो जिसको सिंधु नदी कहते हैं, उनके जो ट्रिब्यूटरीज है, उनके जो सहायक नदी है, उन वो सारे नदियां दे रखा है। और बोला कि इनके बीच में जो कौन कौन सा दोआब है उसको मैच कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला आपका दे रखा है बिस्ट दोआब। तो देखिएगा बिस्ट लिखा ना, तो उसको इसके नाम से देखिए, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका। बिस्ट में बॉस है, ब्यास और सतलज। तो बिस्ट का जो दोआब है वो है ब्यास और सतलज नदियों के बीच में है। ठीक है, बारी बारी दोआब कौन सा हो जाएगा, आपका ब्यास और रावी के बीच में हो जाएगा।
इसको याद करने का तरीका आपको मैप से, इसको जब आपको बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसको याद करते हैं। फिर जो रचना है, जो रचना है, तो उसमें देखिएगा जो रचना का जो दोहब है वो देखिएगा र, र से क्या राबी है और र से रचना है, तो राबी से याद कीजिए, राबी, राबी और चिनाब के बीच में कौन सा है, रचना दोहब। फिर लास्ट में देखिएगा चौथा नंबर है चाच, चाच दोहब है। तो देखिएगा जो चाच दोहब है वो क्या है, चिनाब, चिनाब क्या है, चौ से चिनाब है और चार से चाच है, तो चिनाब और राबी के बीच में जो दोहब है उसको क्या कहते हैं, चाच दोहब है। इसी प्रकार से अगर आप मिलाएंगे तो क्या ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको याद करने का क्या तरीका है, बी से ब्यास, ब्यास और सतलज हो गया, ब से चिनाब, ब से क्या है ब्यास और आपका राबी हो गया, र से राबी और चिनाब हो गया, चा से चिनाब और क्या हो जाएगा आपका झेलम हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका, और जो झेलम और जो क्या कहते हैं सिंधु नदी के बीच का जो दोब है ना उसको सिंधु सागर कहा जाता है, उसका नाम क्या है, सिंधु सागर है। जब आपको इसके बारे में बताएंगे तब उसको बताएंगे। तो पांच क्या है दोब है, चार इसमें दे रखा है और एक आप इसमें नहीं दे रखा है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका 27 नंबर, इसमें बोल रहा है कि सर निम्नलिखित बारी दो आपका बता दीजिए, बारी दो आप। जो बारी दोआब है वो है आपका राबी और ब्यास के मध्य, जो राबी नदी है और उसके ब्यास के मध्य, राबी और ब्यास। ठीक है, और सर चार्ज वाला का चेनाब और दूसरा क्या बताया था सर? चिनाब और राबी। ठीक है। ठीक है, इसको जब आपको क्लास में बताऊंगा तो आपको मैप बना के बता दूंगा, अभी तो मैप नहीं बना के बता रहा हूँ, उसमें पूरा मैप आपको बनाया जाएगा और उसको मैप के मदद से जो जो है वो सारी चीजों को बता दिया जाएगा। ठीक है, जो भी मैप बनेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना, देखिए संवेदन मतलब सेंसिटिव एरिया जिसे कह सकते हैं। जैव विविधता आपको पता है कि इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एनिमल और प्लांट के जाति यानी स्पेसीज एक जगह पे बहुत ज्यादा हो। मान लिया आप लोग हल्द्वानी में रहते हैं, तो हल्द्वानी में अगर ज्यादा जानवर और ज्यादा एनिमल हो गए तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा एनिमल, कम एनिमल और कम प्लांट हो जाएगा तो वहाँ का हल्द्वानी का बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी आपको बताया था कि बहुत जरूरी है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है वहाँ का क्या है, जो हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उसका निवास स्थान है वो क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, और जहाँ पे क्या बायोडाइवर्सिटी कम होता है वहाँ पे क्या होता है, जीवन जल्दी खत्म हो जाता है। इसे देखिएगा, जो मरुस्थल है ना वहाँ पे जीवन जल्दी खत्म क्यों होता है, पहाड़ों के ऊपर पे जीवन जल्दी खत्म क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। इसलिए देखिएगा हमारे देश या पूरे विश्व में क्या है, डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है इसलिए डेजर्ट बनते जा रहे हैं। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी का क्या सेंसिटिव एरिया बोल रहा है। तो देखिएगा हमारे देश में जो वेस्टर्न वैली है, पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, देखिए ये है ईस्टर्न पार्ट होता है, ये है वेस्टर्न पार्ट भारत का और ये है भारत का ईस्टर्न पार्ट, जिसको पूर्वी भाग कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको सह्याद्री का पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ के जो पहाड़ी है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आपको क्लाइमेट बताऊंगा ना तो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है ना वहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या है, सेंसिटिव जोन कहा जाता है। और यहीं पे एक जगह है केरल में जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलेंट वैली कहा जाता है, यानी घाटी, जिसको शांत घाटी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो साइलेंट वैली होता है, भारत का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इस साइलेंट वैली में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो केरल का जो भाग है उसको हिंदी में कहते हैं शांत घाटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे जीव जंतुओं की संख्या, केवल संख्या नहीं, स्पीसीज की संख्या ज्यादा होना चाहिए, इसमें मतलब उसकी जातियों की संख्या है। जैसे कुत्ता, भैंस, गाय, चींटी, मकड़ी, ये सब क्या होता है, स्पीसीज होता है, इनकी संख्या ज्यादा होना चाहिए। यानी केवल इंसानी सब, जैसे शहर में है, शहर में केवल इंसानी दिख रहा है और बाकी सब खत्म कर दे रहे हैं, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। इसलिए देखिए शहर जल्दी उजाड़ क्यों जाएगा, इसी कारण से देखिएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता सुने होंगे, वो शहर उजड़ क्यों गए हैं, इसलिए उजड़ गया है क्योंकि वहां पे धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया होगा। तो इसी प्रकार समझ लिया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, जहाँ पे जीवन क्या है, यानी स्पीसीज ज्यादा होता है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार
कोपेन के जलवायु के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है कि वहाँ का जलवायु कैसा है। देखिए कोपेन एक क्या है तो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने क्या है पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट है उसको क्या है उनका क्लासिफिकेशन क्या है समझ लीजिएगा। उन्होंने क्या अलग अलग क्षेत्र में क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, जो हमारे बंगाल है, बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र उसमें कैसे क्लाइमेट पाया जाता है। देखिए ये है आपका अगर मैप के हिसाब से देखेंगे तो देखिएगा ये है भारत का मान लिया नक्शा है, और यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखिएगा बे ऑफ बंगाल आपको बताया था, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे क्या है नॉर्थ ईस्ट, जिसको भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया कहा जाता है, भारत का उत्तर पूर्वी भाग कहा जाता है। और यहाँ पे किस तरह के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हिल एरिया बहुत ज्यादा है, तो हिल एरिया होगा तो गर्मी थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो जहाँ पे गर्मी कम होगा वहां पे क्या होना चाहिए, सब ट्रॉपिकल होना चाहिए। और क्या है मानसून, क्योंकि यहाँ पे मानसून से आप जानते हैं कि यहीं पे क्या है मेघालय भी है, यहाँ पे आसाम भी है, और बंगाल में तो बारिश भी बहुत होता है। तो मानसून तो क्या है ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षा बन पाया जाती है। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, वर्षा बन पाया जाता है, तो ये बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है और यहाँ पे हिल एरिया है, और हिल एरिया होगा तो क्या होगा, तो उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। तो इसी से क्या होता है आप उसको अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए एक किताब आप लोग ले लीजिएगा, जो एटलस आता है, एटलस की किताब ले लीजिएगा जिसमें मानचित्र वगैरह है। उससे क्या होगा कि कभी जब पढ़ने का मन ना लगे तो क्या करिएगा, उस किताब को देख देख के एक केवल वो फोटो ही देखते रहिए, कम से कम याद तो हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, कहाँ पे अरावली पर्वत कहाँ पे है, क्या है। इसको कभी मन ना करे पढ़ने का तो उसको देख लीजिएगा, या उसको लिखते रहिए, मन नहीं करा तो उसको लिखते रहिए, तो लिखने से भी क्या है बहुत सारी चीज याद हो जाता है। ठीक है, अब क्या आता है रामदेव बाबा का कहना है कि करने से होता है, अगर आप करेंगे तभी आप पेपर को पास कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। चलिए अगला देखिए, देखिए इसमें दिख रहा है कि रिवर है और उसका जो ओरिजिन क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। देखिएगा आपको पहला दिखाई दे रहा है, जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी दिखाई दे रहा है। देखिएगा अभी अभी आपको बता था कि जो भारत के जो ये वेस्टर्न बेली है, इस वेस्टर्न बेली में एक जगह है कर्नाटक में, इस कर्नाटक में ये जो जगह है, इस जगह में ही क्या है, ये जो जगह है इसी जगह में आपका ब्रह्मगिरी पर्वत है। कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, ये सह्याद्री का जो पहाड़ी है उसी में, ये कर्नाटक में इस जगह पे क्या है ये है। ठीक है, और यही से जो कावेरी नदी है ब्रह्मगिरी पर्वत वह निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। जानिएगा ये कौन सी नदी है, कावेरी। और कावेरी को क्या है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की शब्द में ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है बेरीनाग झरना, तो बेरीनाग कहाँ पे है ये है आपके बेरीनाग स्रोत या झरना कहा जाता है। तो बेरीनाग के है हिमाचल प्रदेश में, नहीं हिमाचल नहीं, ये जम्मू कश्मीर में, सॉरी ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बेरीनाग कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर JK में है। ठीक है, JNK में है। और यहाँ से झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, झेलम। ठीक है, बेरीनाग जो झील है, झरना है, वो कहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर में है, और ऐसे झेलम नदी निकलती है। उसके बाद महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर क्या है, ये है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कहाँ निकलती है, कृष्ण नदी। ठीक है, धन्यवाद। और छोटा नागपुर का पठार, ये देखिए छोटा नागपुर का पठार क्या है, ये झारखंड वाला एरिया, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, इसी को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। और यहाँ से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी। ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्रह्मगिरी नदी कहाँ पे, कर्नाटक से निकलती है। कौन सी नदी है, कावेरी। और इसे क्या है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बेरीनाग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, झेलम। झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी भी कहा जाता है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। महाबलेश्वर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है।
छोटा नागपुर कहाँ पे? झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है मेनली। इसी में से सुवर्णरेखा नदी निकल, तो क्या है, जब ऑर्डरिंग से दे रखा है तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रायद्वीपी भारत में सबसे लंबी नदी, जो प्रायद्वीप भारत उसको पेनिनसुला कहा जाता है, पेनिनसुला ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वो देखिए प्रायद्वीप क्या होता है आपको समझ में आएगा। देखिए जहाँ पे 3 ओर से वाटर हो और एक जगह पे क्या लैंड हो, तो इस लैंड वाले जो भाग होता है इसी को क्या है? प्रायद्वीप कहा जाता है या पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के जो दक्षिण वाला भाग है ना, उसी को क्या है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के जो दक्षिण वाला भाग है उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है, जहां से 3 ओर से क्या है? पानी से घिरा हो और एक जगह पे क्या हो? स्थल हो, उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और प्रायद्वीप भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। देख गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और ये जो गोदावरी नदी है ये है महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र में जगह है त्र्यंबकम। महाराष्ट्र में क्या जगह है? त्र्यंबकम नामक एक जगह है, वहां से क्या है? गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी के किनारे पे जो नासिक है, नासिक में क्या है? कुंभ का मेला लगता है। आप लोगों को पता है कि 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर जो नासिक शहर है, तो नासिक शहर में भी की एक बार कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ध्यान देगा। तो कहाँ पे है? सर जो कावेरी है ना, वो भी, उसको भी दक्षिण की गंगा, दक्षिण, और गोदावरी को भी दक्षिण की। दक्षिण की नहीं, दक्षिण गंगा कहते हैं उसको, दक्षिण दक्षिण गंगा कहते हैं। हाँ देखिए एक है ना, कावेरी कावेरी को। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की। ये अच्छा, क्यों और बोल रहे इसको, और ये सर दक्षिण गंगा। गोदावरी हैं? हाँ हाँ, देखिए देखिए आपको बताना कि देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये इसको नॉर्थ इंडिया कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ना, इसको दक्कन कहते हैं, दक्कन डेक्कन कहा जाता है। और ये वाला जो भाग है इसको साउथ इंडिया कहा जाता है। तो ये वाला भाग पे कावेरी नदी बहती है, और ये वाला भाग पे कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। तो ये देखिएगा, भारत के 3 भाग है ना, तो ये वाला भाग क्या? नॉर्थ इंडिया हो गया, ये डेक्कन वाला ये हो गया, और ये है दक्षिण साउथ इंडिया हो गया। तो साउथ इंडिया में गोदावरी कावेरी है, और डेक्कन वाला क्षेत्र में कौन सा है? आपका गोदावरी। इसे दक्षिण की जब आ जाएगा तो हो जाएगा, और दक्षिण भारत का हो जाएगा तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो ये दक्कन में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब क्या गोदावरी आ जाता है। दक्कन की गंगा जो अगर आ जाए इस तरह से, तब उसको गोदावरी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि दक्षिण भारत में जो सबसे पवित्र नदी माना जाता है वो कावेरी नदी को माना जाता है। ठीक है, क्यों? देखिए कावेरी नदी को क्यों सबसे पवित्र माना जाता है? जानते हैं, ये जो कावेरी नदी ना, इसी की नदी के किनारे पे वहां पे जितने भी बड़े बड़े मंदिर पहले बनाए गए थे, या जो वहां पे जो महत्वपूर्ण जो शासक हो जिसको चोल शासक कहते हैं, तो चोल शासकों का क्या सबसे ज्यादा जो विस्तार है इसी जगह पे हुआ था, इसलिए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसको माना जाता है। आप इतिहास में पढ़ेंगे तो चोल काल या चोल डायनेस्टी के बारे में जब जानेंगे तभी इसको अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा। जैसे बृहदेश्वर मंदिर हो गया, गंगेश्वर खंड मंदिर हो गया, ये बड़े बड़े मंदिर यहीं पे बने हैं। मदुराई के मंदिर वगैरह हो गया, ये सारे चीज यहीं पे बने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वाधिक विस्तार यानी सिंचाई जो इरिगेशन होता है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए प्रतिशतता के हिसाब से बोल रहे थे। ठीक है, इसका क्या कहता है, यानी परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से कौन सा राज्य हो जाएगा? पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होता है? इरिगेशन क्या होता है पंजाब, क्योंकि पंजाब जानते हैं कि पंजाब के साइड पे क्या है? सतलज, रावी और ब्यास नदी से वहां पे जो बैरज बने हुई है, जिसको हरी के बैरज कहते हैं, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और बहुत सारे सतलज नहर निकलती है, जिससे क्या वहाँ पे इरिगेशन बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? पंजाब में। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, दूर संचार। ठीक है, तो क्या है, इसको कहते हैं IRS कहते हैं, इसको कहते हैं दूर संचार। दूर संचार मतलब जिसमें आपके मोबाइल या टीवी वगैरह में जो सैटेलाइट काम में आता है, तो उसी को क्या आता है? दूर संचार या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसी में इसको माना जाता है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, साउथ गंगोत्री। देखिए इस नाम से मत जाइए कि ये क्या है,
गंगोत्री समझिए तो जो भागीरथी नदी का उदय होता है वो गली गंगोत्री से होता है, इसको इतना समझ लीजिएगा। और दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, जो दक्षिणी गंगोत्री ना, एक हमारा देश का 7 कॉन्टिनेंट होता है, इसमें से एक कॉन्टिनेंट कहाँ है, जिसको अटलांटिक कहा जाता है। तो भारत सरकार यहाँ पे क्या शोध कार्य के लिए बहुत सारे क्या रिसर्च सेंटर खोला गया है, उसी का एक नाम है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, भारत सरकार क्या, भारत अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम को क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च काम करने के लिए इसको भेजा गया था, उसमें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ठीक है, तमिलनाडु ये बना है, तो तमिलनाडु क्या है, ये जो पूर्वी वाला भाग है, ये जो क्षेत्र है इसको तमिलनाडु कहा जाता है। क्या होता है, तमिलनाडु। और ये जो तट होता है, इस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। ध्यान दिएगा, तो तमिलनाडु के पार के जो तट है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। और ये जो मालाबार तट है ना, ये केरल के जो भाग है, ये जो देखिए ये केरल का जो भाग है, तो केरल के तट को क्या है, मालाबार तट कहा जाता है। और केरल से लेके जो महाराष्ट्र है, यहाँ के जो तट है ना, उसको कोंकण तट कहा जाता है। उसको कौन सा तट कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। और ये कोरोमंडल तट से लेके जो उड़ीसा का जो तट है ना, इसी को शिरकार तट कहा जाता है। शिरकार, या कहीं कहीं सरकार लिखा होता है, कहीं कहीं शिरकार लिखा है, तो कोई नहीं, तो ये जो है इसको शिरकार तट कहा जाता है, जो कोरोमंडल से ऊपर हाँ ऊपर होता है, जो जहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तो ये क्या है, आपके तट है। तो देखिए आज यहाँ तक खत्म करते हैं। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है। अब कल क्या होता है, इसके जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको भी आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग क्या है, आप लोग के पास अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन पेपर बाहर से है उसको सॉल्व कीजिए, जो सवाल नहीं आता है हम पूछिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका तैयारी अच्छी होगी। बिना मेहनत किए देखिएगा कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम के लिए क्या होता है, तैयारी तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के क्या है, भोजन भी मुंह तक उठता नहीं है। ठीक है, भोजन को भी क्या है, खाने के लिए हाथ से उसको थाली से उठाना पड़ता है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और क्या होगा, जो जितना मेहनत करेगा फल उसको उतना ही अच्छा मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा टाइम सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए 24 घंटा होता है, किसी के लिए 48 घंटा नहीं होता एक दिन में। तो अब कोई क्या अच्छे पोस्ट में पहुंच जाता है, कोई क्या मजदूर बन के रह जाता है। तो क्या है, मेहनत भी चाहिए, और क्या है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के होने चाहिए, कि फोकस जो एग्जाम में पूछता है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी को पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या है, मार्केट में जाइए, किताबों की कमी नहीं है, यूट्यूब में से क्या है आपको वीडियो की कमी नहीं है। आजकल जो सोशल मीडिया है उसको ध्यान में रख के क्या है, फोकस होकर पढ़ाई करेंगे तभी आपका गोल अचीव हो पाएगा। नहीं तो क्या है, इस बार भी आया है चले जाएगा, अगले बार भी आएगा चले जाएगा, टाइम चला जाएगा। और टाइम चलने पर आप जानते हैं कि समय की कीमत बहुत होता है, समय चला जाने पर वो कभी वापस तो आता नहीं है। तो इसलिए क्या है, उम्मीद करूंगा कि आप जहाँ पे भी पढ़े या जैसे भी पढ़े बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक खत्म करते हैं। ठीक है, गुड नाइट सबको। सर एक बार कोंकण सरकार और कोरोमंडल वाले तट का सर